बात तो लगभग हो चुकी है, लेकिन और सामाजिक मुद्दे पर भी चौधरी साहब ने अपनी बात आपके बीच में रखी और आपका चेहरा मोहरा देख करके साफ महसूस होता है कि आप लोग काफ़ी जागरूक लोग हो, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ और प्रोफेसर भी हूँ। मैं काफ़ी चीज़ें समझ जाता हूँ। आप लोगों की करने में कोई कसर नहीं रही। आप हमेशा बीएसपी को वोट देते हैं, स्वाभाविक है, आगे भी आप लोग देंगे। आपने दी, थोड़ी थोड़ी वोट और लोगों ने भी दी, तो तब जाकर के शेर के मुंह में से मांस निकाल करके आप लोगों ने सत्ता की कुर्सी पर बहन मायावती जी को बिठाने का काम किया। काम तो आपके बड़े हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, ये कारोबार आगे चलता रहे। जैसे कारोबार में घाटे नफे होते रहते हैं, ऐसे ही राजनीति में भी और समाज सुधार के काम में भी उछाल दबाव आते रहते हैं। क्यों? इसलिए ये बात बहन मायावती जी ने आप लोगों के लिए भेजी है। बहन जी ने कहा है कि हम चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं हारे। नहीं साहब, जैसे बहन जी ने कहा कि गांव के किसान, खेती करने वाले लोगों को किसानी के हिसाब से बात करनी है। जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं उनको उनके हिसाब से बात करनी है। महिलाओं के लिए अलग से बात करनी है। तो मैं तीनों प्रकार की एक एक मिनट में, आधी आधी मिनट में बात बता करके बात को समाप्त करूंगा। बात आगे बढ़ेगी, हार जीत लगी रहती है। कैसे? देखिए, पहले किसान के आधार पर बाबू अम्बेडकर जी बात नहीं आपस में आपके काम आएगी। आप भी सुनो, जितना आप सुनोगे इस दिमाग में आपके स्टोर होंगी बातें। जितना स्टोर होंगी उतना आपके अंदर बोलने की ललक जागेगी। जो बोल नहीं सकता वो समाज का भी नेता नहीं क्रिएट कर सकता, और जिस समाज में नेता नहीं हो सकता वो समाज का भी राजा नहीं बन सकता। तो पहले आपको सुनना है, फिर आपको सुनाना है। क्या बहन जी ने कहा हम खेती करते हैं? क्यों साहब, खेती करते हैं। कोई अगर आपसे पूछे बार बार चुनाव हार गए, हम फिर भी एसपी को वोट क्यों दें? हम बटन दबाते हैं हाथी का, जीत जाता है फूल वाला। क्यों बाबूजी? अम्मा कहती है, चाची बोलती है, ताई बोलती है, बुआ बोलती है, बिटिया बोलती है, बहन बोलती है। बहन बिटिया तो नहीं बोलती, लेकिन दादी अम्मा चाची ताई बहुत बोलती है। हम बटन तो दबाते हैं हथिया का, अब पता नहीं ये फुलवा कहां से जीत जाता है। पहले हम बटन दबाते थे हथिया का तो बहन मायावती जीतती थी। बार बार सीएम बनी ना बहन जी, चाहे 2 महीने कोई बनी, लेकिन बनी, चलता था वो बसपा जीती हो। अब पता नहीं क्या हो गया, मशीनों में कैसे गड़बड़ी हो गई, पता ना वोट चोरी हो गया, ये हो गया। तो ये बातें हम आपके बीच में रखेंगे। आपसे लोग कह सकते हैं जब बार बार आप चुनाव हार जाते हैं तो हाथी का बटन क्यों दबाते हैं? क्यों जी? 4 बार हम सीएम बने, 4 बार बहन जी सीएम बनी, 4 बार चुनाव हार गई, बराबर हो गया। क्यों जी साहब? 4 में से 4 निकाल दो, कितने बचे? बराबर हो गया ना। नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। चलो काम को फिर से शुरू करते हैं, फिर से 0 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। कैसे? हम खेती करते हैं, अगर आपकी फसल बाढ़ में बह जाए तो उसके आगे आप फसल बोएंगे नहीं बोएंगे साहब? बोएंगे। अगली बार आपने सूखा पड़ गया, आपकी फसल नष्ट हो गई, तो उसके आगे बोएंगे नहीं बोएंगे? आप बोएंगे। अगली बार कोई चोर काट के ले गया तो बोएंगे ना। क्यों? क्योंकि हमको पता है फसल ही तो नष्ट हुई है, लेकिन जमीन तो अभी भी हमारे पास है। जब तक हमारे पास जमीन रहेगी हम फसल उगाने का काम करते रहेंगे और एक दिन हमको फल भी मिलेगा। ऐसे ही जब तक बहन मायावती जी हैं, बीएसपी है, हम हाथी का बटन दबाते रहेंगे और हम एक दिन इस देश में जीत भी हासिल फिर से करेंगे। तो ऐसा बहन जी ने कहा कि हार जीत लगी रहती है। कैसे? कांग्रेस 1885 में बनी, 1952 में सत्ता में आई।
कब बनी कब आई? बीजेपी 1925 में बनी, जिसको आरएसएस बोलते हैं उसकी माँ, जिसने हुड़दंग काट रखा देश में। हालांकि उनकी कभी भी मंशा पूरी नहीं हो सकती। बीजेपी की माँ आरएसएस जो इस देश में चाहती है, उसकी मंशा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जानते हो क्यों? क्योंकि इस समय इस बीच में साहब कांशीराम और बाबा साहब जो पैदा हुए, उन्होंने ऐसी चिंगारी लगा दी है। आज देखो, जिस बात को आप लोग पहले बोलते थे, उस रामचरितमानस पे आज ओबीसी समाज के लोग सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं। है ऐसा नहीं? भैया किसकी बात थी? आपकी बात थी तो थी। मनुस्मृति की बात हमारी तो थी। महाभारत की, रामायण की, गीता की, रामचरितमानस की, उपनिषद की, इनकी उनकी बात हमारी तो थी। आज ओबीसी समाज के चाहे लक्ष्मण यादव हो, चाहे नीरज पटेल हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे कोई भी हो, अंदर खाने ये कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी का समर्थन है कि जाओ जाकर के इस बात को बताओ। ओबीसी समाज के लोग भी वहां से निकलेंगे 100%। समझा ना? तो बात आगे बढ़ेगी। तो 1925 में जब ऐसा होगा, जब ओबीसी समाज, आरएसएस कभी भी अपने मंसूबों पे पूरी खरी नहीं उतर पाएगी, वो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगी। इस देश में फिर से कानून का शासन होगा। और बहन जी ने ये बातें आप लोगों के लिए कही है कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मुस्लिम समाज 18% वोट जो उसने पहले सपा को दिया, सारा का सारा 95% वोट आज दिल्ली के जामा मस्जिद के मौलवी, देवबंद के मौलवी और बरेली के मौलवी, तीनों जो लोग फरमान जारी करते हैं, वो बहन जी के पास में कोठी पे जाकर के मिल लिए हैं और उन्होंने कहा है कि बहन जी हम पे गलती हो गई, जितना वोट मुस्लिम समाज का हमने समाजवादी पार्टी को दिलवाया, अगर इतना वोट हम बीएसपी को दिलवा देते तो ये भाजपा हमको उत्तर प्रदेश में वोट में से भी दिखाई नहीं देती। क्यों? 18% हमारा मुसलमान का था, 22% बहन जी आपके समाज का था, इस प्रकार से 40% बन जाता है। ऐसा जब बनेगा तो कैंडिडेट का 10% वोट भी साथ आता है और 5% वोट सभी बिरादरी के जातिवादी जो लोग से दूर रहते हैं, मानवतावादी सोच रखते हैं, उन लोगों का भी साथ में आता है। तो इस प्रकार से बीएसपी के पास 55% वोट बनता है। कितना? 55। अगर ये दोनों पार्टी, सारी पार्टी एक तरफ भी हो जाएंगी तो 45% वोट उनके पास होगा और 55% वोट हमारे पास होगा। तो ये जो सारी पार्टी एक तरफ हो जाएंगी तब भी ये बसपा को हरा नहीं पाएगी। तो इसकी प्लानिंग है, लेकिन इतनी आसानी से सत्ता नहीं मिलती, संघर्ष करना पड़ता है। आज आप लोग यहाँ पर जो पहुंचे, साथ हमारे चौधरी साहब ने बताया स्कूलों के अंदर क्या चल रहा है, दलिया हलवा खिचड़ी खाओ और अपने घर को, है ना? पहले हम लोग भी तो थे, 5वीं क्लास में पहुंचते पहुंचते पूरे देश की जानकारी हमको थी। कैसा? हमारे चाचा है, दाऊ है, सब लोग बैठे, पूछो कितनी टाइट पढ़ाई होती थी 5वीं तक की। 5वीं का बोर्ड होता था, क्या ऐसा बोर्ड तो नहीं बोलना, 8वीं का बोर्ड होता था। 5वीं क्लास में बच्चा बोर्ड में एग्जाम में पास नहीं होगा तो 6ठी क्लास में उसका नाम नहीं लिखा। पहले उसको आप मजबूत करो, बेस को मजबूत करो। मकान की जैसे नींव मजबूत की जाती है, ऐसे ही बच्चे का बेस होता है प्राइमरी सेक्शन। लेकिन आज क्या, कोई बच्चा फेल नहीं होगा। जब बच्चा फेल नहीं होगा, उसके अंदर डर नहीं होगा, तो टाइम कैसे काटना है आपको स्कूल में? दलिया हलवा खिचड़ी खाओ, समझे? और हमारे चौधरी साहब बताते हैं इस देश में 2 हिस्से हैं, एक इंडिया एक भारत। एक इंडिया, भारत। भारत कौन, इंडिया कौन? इंडिया वो जिसके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में सबसे महंगी पढ़ाई इस भारत में है, जानते हो? पूरी दुनिया की सबसे महंगी पढ़ाई। इसका मतलब समझते हो? सरकार के द्वारा शिक्षा को छीनने का प्रोग्राम। और जो राजा अपने प्रजा की शिक्षा छीन रहा है, समझ लो वो तुमको गुलाम बनाने की तैयारी कर रहा है।
क्या शिक्षा ही तो ताकत है। मैं गारंटी देता हूं, डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े लिखे थे, पूरा देश उनको झुका नहीं पाया। क्यों जी? ज्योतिबा फूले पढ़े लिखे थे, केवल 10वीं थे, पूरा देश झुका नहीं पाया। नहीं, पढ़ाई में वो ताकत होती है। अगर आप पूरे गांव में अकेले पड़े हुए हैं तो पूरा गांव तुमको झुका नहीं सकता। पढ़ाई में वो ताकत होती है, गुलाम नहीं बना सकता है। ऐसा नहीं बताऊं, उसका चेहरा मेरा रहन सहन अलग दिखाई देगा, लेकिन हमारी शिक्षा छीन। अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, हमको क्या पढ़ाते हैं? जैसे बताया चौधरी साहब ने, अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं कि पानी का निर्माण कैसे होता है। तो क्या पढ़ाते हैं? हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, 2:1 के रेशियो में जब आपस में मिलते हैं तो पानी का निर्माण। ये तो है फॉर्मूला H2O। क्यों जी साहब, आप तो पढ़े लिखे हो, ये बच्चे जानते हैं। हमारे बच्चों को ये जो है, इनको कौन बैठता पहाड़ पे? शंकर जी की जटा से गंगा निकली, और वो गंगा बहती बहती ऐसे निकलती हुई यहाँ से निकली, हिमालय से होते हुए उस सागर में पहुंची, और यहाँ जैसे जैसे निकली वहां पानी का निर्माण हो गया। ऐसा जब पढ़ाया जाएगा, दोनों में डिस्क्रिमिनेशन है, दोनों में अंतर है। उनको क्या पढ़ाते हैं कि भूकंप कैसे आता है, तो वो कहते हैं कि ये जो धरती है वो इतनी गर्म है अंदर से, जो जब गर्म होती है तो वो लावा के रूप में निकलती हुई धरती की सतह को फाड़ती हुई बाहर को निकलती हैं, तो वो धरती जब हिलती है तो उसको भूकंप, यही है ना। और हमारे उनको, ये जो धरती है ये गाय के सींग पर टिकी हुई है। जब एक गाय का सींग फट जाता है तो वो दूसरे गाय के सींग पर, गाय दूसरे सींग पर जब धरती को शिफ्ट करती है, तो जब धरती हिलती है तो उसको भूकंप। ऐसा होता है, ऐसा अंधविश्वास चल रहा है देश में। अपने बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, हमारे को अंधविश्वास, ये कौन सा भागवत चलता था, कौन सा बाबा वो चला। तो सम्मानित साथियों, ये शिक्षा छीनने का कार्यक्रम है, लेकिन बुद्ध ने कहा है मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। ये देश को खत्म करना चाहते हैं तो हम इस देश को बचाना चाहते हैं, ये 100% है, ये हम लोग जानते हैं। इस देश को बर्बाद करने के लिए बहुत लोग आए, आर्य, हुन, कुषाण, मंगोल, फ्रांसीसी, जर्मनी, पुर्तगाली, मुगल, अंग्रेज, ये तमाम लोग इस देश को बर्बाद करने के लिए आए। लेकिन अगर देश को बर्बाद करने के लिए आए तो इस कुदरत ने इस देश को बचाने के लिए भी किसी न किसी महापुरुष को भेजने का काम किया, और ये देश फिर से खड़ा हुआ। इसलिए साथियों, आप लोग घबराए नहीं, फिर से हिम्मत को हमको बांध के रखना है। हमारे चौधरी साहब एक बात बताते हैं, इस बात को बता करके मैं समाप्त करूंगा, फिर हम आप लोगों को फ्री करेंगे, आपके साथ एक फोटो लेंगे झंडे के साथ में पार्टी के, जिससे कि हम उसको बहन जी के पास में लखनऊ भेजेंगे कि हमने बहन जी इस गांव में, आपका गांव मेंशन करके हम लोग वहां पर भेजेंगे। उसके बाद हम आपको फ्री करेंगे। 1 मिनट की बात और है, देखिए चौधरी साहब ने आपकी संतान के ऊपर, औलाद के ऊपर कैसे कैसे करना है सब आपको बताया। हालांकि आप तो समझदार लोग हैं। एक बात बताते हैं, संतान 3 प्रकार की होती है, पूत, सपूत, कपूत। पूत कौन? जो अपने माँ बाप की धन संपत्ति को ज्यों का त्यों बना के रखता है, उसको मिटने नहीं देता, है ना। मेरे बाप ने मुझे, एग्जाम्पल, मेरे बाप ने, बच्चे बैठो, मेरे बाप ने मुझे 50 बीघे जमीन दी, मैंने उसको कम नहीं होने दिया, मैंने उसको बचा के रखा, तो मैं अपने माँ बाप का पूत कहलाया। ठीक है साहब। मैंने 50 को 100 बीघे कर दिया, 150 बीघे कर दिया, बात को आगे बढ़ा दिया, तो मैं सपूत कहलाया। एक पूत जो ज्यों का त्यों बना के रखे, एक सपूत तो जो आगे बात को बढ़ा दे, और जो 50 बीघे को बेच के दारू पी जाए, उसे नष्ट कर दे, वो कौन हुआ? वो कपूत। कैसा? यही तो है, कोई छोटी छोटी बातें, पूत, सपूत, कपूत। तो हमने भी ये कमिटमेंट किया है समाज से
कि जब साहब कांशीराम टूटी चप्पल पहन करके, साइकिल पे चल करके, ढपली बजा करके इस देश में हम लोगों को, बहुजन समाज को, मानवतावादी सोच रखने वाले लोगों को इस देश का, उत्तर प्रदेश का सीएम बना के दे सकता है, तो आज तो हम उस स्थिति से फिर भी बहुत आगे हैं। तो हमने भी ये कमिटमेंट किया है कि हम अपने बाप मतलब साहब कांशीराम, जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, राजनीति करना सिखाया, हमारे गुरु, तो हम उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। अगर साहब ने सीएम दिया है तो हम इस देश का प्रधानमंत्री बना करके देंगे। ये हमारा कमिटमेंट है। इसके लिए सम्मानित साथियों, मैंने अपने आप से वचन किया है। कैसे? तो बाबा साहब को फाइल फेंक दी गई थी बड़ौदा के अंदर, आप जानते होंगे। तो उन्हें पेड़ के नीचे बैठ, भैया बाबा साहब ने पेड़ के नीचे बैठ करके ये कसम खाई थी कि अगर मैं अपने समाज को अधिकार नहीं दिला पाया तो मैं गोली मार के आत्महत्या कर लूंगा। कहा था। क्या किसी को पता थी कि यह लड़का जो बैठा है पेड़ के नीचे, ये हमको अधिकार दिला देगा? किसी को पता थी? लेकिन दिलाया या नहीं दिलाया अधिकार, बताओ? इस दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। जितने अधिकार भारत के अंदर है ना, इतने पूरी दुनिया में किसी भी नागरिक के पास नहीं है। मुसलमान समाज को जितने अधिकार भारत के अंदर है ना, इतने मुस्लिम देशों में मुसलमान के पास अधिकार नहीं है। जो देश है ना उनके, मगर जो मुस्लिम देश है वहां मुसलमान पे इतने अधिकार नहीं जितने भारत के अंदर है। और साहब कांशीराम ने कहा कि मैं तुमको, भैया साहब कांशीराम जी ने कहा, क्योंकि देखो मैं प्रोफेसर भी हूं तो मुझे शांति डिस्टर्बेंस से दिक्कत होती है। चलो बात शुरू करते हैं। साहब कांशीराम ने कहा कि मैं तुमको इस देश का राजा बनाऊंगा। क्या किसी को यकीन था? है? नहीं। जानते हो क्यों? हम लोग जब सर्दियों में अलाव तापते हैं ना, तो क्या करते हैं? हम लकड़ी अपनी लगाएंगे, कंधा अपना लगाएंगे, सब चपना लगाएंगे, लेकिन बात किसकी करेंगे? दूसरों की। क्या? उसके पास 500 बीघे जमीन है, वो यहाँ का छोटा सा राजा है, उसके पास बंदूक बहुत पुरानी है, उसकी मूंछें बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छा ताकतवर है। वो ऐसी बात करते थे हमारे बुजुर्ग लोग। नहीं तो साहब कांशीराम ये सोचते थे, अरे जब तुम ये बात दूसरे की करेंगे तो ये कभी राजा नहीं बनेगा। तुम्हारा तुम्हारा है, समय तुम्हारा है, तो तुम बात दूसरों की क्यों करते हैं? तो साहब कांशीराम ने हमको ज्योतिबा फूले ला करके दिए साउथ से, छत्रपति साहूजी महाराज ला करके दिए, संत रविदास कबीरदास ला करके दिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ला के दिए। और ये कहा कि तुम आग पे अलाव पे तापते तापते केवल डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, फूले साहब के बारे में बात करते रहना, मैं तुमको देश का राजा बनाने का काम करूंगा। मैं भी साथियों आपको वचन देता हूं, तुमको पता नहीं थी। जो व्यक्ति जो चीज कर सकता है केवल वो उसी को पता होता है। मुझे भी विश्वास है, मैंने साहब कांशीराम की अस्थियों को, राख को अपने हाथ में लेकर के उठा करके दिल्ली के निगम बोध घाट के अंदर ये कमिटमेंट किया था, ये कसम खाई थी कि साहब अगर तुमने हमको सीएम दिया है तो हम इस देश का प्रधानमंत्री मैं जयप्रकाश तुमको बना के दूंगा। ये मेरा वचन है। जब तक अपने घर वापस नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना पैसा इकट्ठा करूंगा, ना अपने घर वापस जाऊंगा। और सम्मानित साथियों, अगर हमको सपूत बनना है तो हमें अपने बाप के काम को आगे बढ़ाना होगा। तो आपसे निवेदन है, आज तो बहुत अम्बेडकर है, आज तो दिक्कत भी नहीं है, आज तुम डीजे लगा के बात करते हैं, चौड़े में बात करते हैं। साहब कांशीराम ने तो ऐसी झोपड़ियों में बैठ करके कैडर कर तैयार किया। क्या जी? बोल नहीं सकते त्योहारों के साथ। आज तक रोड पे धम करते चलते हैं। साहब कांशीराम टूटी चप्पल पहनते थे, हम 15,000 रुपए का स्केचर का जूता पहनते, हम 15,000 रुपए कपड़े पहनते, 20 लाख की गाड़ी में चलते। तो ऐसा उस समय साहब कर सकते हैं, तो क्या हम उस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते? तो बात बेफिक्र रहें, विश्वास करें, ये बात फिर से आगे बढ़ेगी। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए,
आपने ये कार्यक्रम कराया। जिन साथियों ने, अम्बेडकर भाई का मैं बार बार नाम सुन रहा था, अम्बेडकर अम्बेडकर नाम यहाँ पे चल रहा था, जिन्होंने हमको इधर बुलाया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बात जायज है हमारी, सही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सत्ता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ये तो साहब कांशीराम जादूगर थे, पता नहीं कैसे निकाल के ले आए। अब जो मिलेगी वो संघर्ष से मिलेगी, क्योंकि सामने वाला जो दुश्मन है वो सचेत हो गया। तो हमें फिर से वापस आना। ये बात साहब कांशीराम कह के गए थे कि जब तुम बाबा साहब के रास्ते पे चलोगे तो कांग्रेस नीचे चली जाएगी, क्योंकि उस समय हम लोग कांग्रेस का शासन देखते थे। कांग्रेस आई को वोट दो करते थे ना, आई मतलब इंदिरा जल, वो हमारे जगजीवन राम जी भी साथ थे, तो उनको हम वोट देते थे। तो साहब कांशीराम ने कहा जब तुम बाबा साहब के रास्ते पे चलोगे तो कांग्रेस नीचे चली जाएगी। गई या नहीं गई? गई। थोड़ा सा तुम ऊपर आओगे, साहब ने कहा तुम थोड़े से ऊपर आओगे मतलब तुम सीएम की कुर्सी तक पहुंचोगे। जैसे तुम थोड़े से ऊपर बढ़ोगे तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे, और तुम्हारे खिलाफ तुम्हारा पतन करवाने के लिए भाजपा में जाएंगे। ऐसा होगा तो भाजपा ऊपर चली जाएगी। लेकिन तुम घबराना नहीं, बाबा साहब के रास्ते को छोड़ मत देना, बराबर चलते रहना। जब आप ऐसा करोगे तो जो लोग तुम्हारे खिलाफ भाजपा में गए हैं, जब उनको वहां पर अपने अधिकार छीनते हुए दिखाई देंगे तो वो वहां से वापस क्या हो रहा ना, हो रहा है ऐसा। सबके पेट में दर्द है इस समय, क्योंकि सब में पढ़ लिख करके लोग तैयार हो गए, सबको पता बेटा आगे क्या होना है, तो वो कह रहे नहीं ये सब बेकार। लक्ष्मण तो कोई भी हो जाता, बात तो सब लोग है ना। तो सम्मानित साथियों, बाबा साहब का साहब ने कहा बाबा साहब के रास्ते पर चलते रहना। जब वो लोग जब भाजपा को छोड़ करके तुम्हारे साथ आएंगे तो भाजपा नीचे चली जाएगी और बहुजन समाज पार्टी सत्ता पे आसीन हो जाएगी। थोड़ा सा सब्र करना। क्या सर, त्याग करने वाले लोग हैं बहुत लोग, बात आगे बढ़ेगी, मुझे विश्वास है। इसलिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पंच पटेल, सभी चौधरी, सभी माताएं, सभी बहनें, सभी बच्चे हमारे निवेदन पर पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप फिर से ये बात आगे बढ़ेगी और आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम हाथी का बटन दबा करके बहन मायावती जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और सम्मानित साथियों, कोई तुमसे कह सकता है क्या हो जाएगा तुमने अगर मायावती के 4-6 सांसद जीत भी गए तो क्या वो पीएम बन जाएगी? कह सकते हैं ना। आपके पास सब चीज का जवाब होना चाहिए। क्या हाँ, मैं तुमसे चुपड़ी चुपड़ी बातें कर जाऊं, सेल निकाल बॉक्स में, मैं तुमसे उसको आप लोगों को समझा। मुझे देखो वो सेल लेने गए, कुछ नहीं गए। तो कहाँ था मैं, क्या बोल रहा था? हाँ, कौन सी मायावती, कौन सी तुम्हारी वो बन जाएगी प्रधानमंत्री? कहाँ मोदी, कहाँ? अब मोदी बहुत ऊपर पहुंच गया, अब नीचे नहीं आ पाएगा। कहते ना, तो उनको बताना कि तुमने कभी इंदिरा गांधी का के लोग भी ऐसे बोलते थे कि उसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन हारी या नहीं हारी, तो वो हार गई तो ये भी हारेगा। एक बात। दूसरी बात, कोई कहे कि अगर आपके 10-15 सांसद जीत भी गए तो उससे क्या हो जाएगा, तो उनको बताना भैंसा देखता है, भैंसा आप लोग यूज करते हो, भैंसा क्योंकि भैंसा बैल भैंसा उसकी नाक में नकेल होती है। भैंसा कितना बड़ा होता है और नकेल जरासी तो होती है, जिधर चाहोगे उधर चलता है। इधर कर दी ना तो इधर चलेगा, इधर कर दी तो इधर चलेगा। तो उनको बताना बेशक हमारे पास भैंसे जैसा शरीर ना हो, भैंसे जैसी ताकत ना हो, लेकिन नकेल अगर हमारे हाथ में है तो वो ताकत भी हमारे हाथ में है। ऐसे ही बेशक बहन जी सीएम ना बन, बेशक बहन जी पीएम ना बन जाए, लेकिन अगर हमारे 20-25 सांसद भी जीत गए तो हम भाजपा की नाक में नकेल डालकर रखे रहेंगे। जिधर चाहेंगे वो अपना काम हम लोग करवाएंगे। तो सम्मानित साथियों, आप लोग आए,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों ने हमारी बात को सुना। इसी के साथ मैं उम्मीद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, वंदे मातरम। सम्मानित साथी, अम्बेडकर भाई ने बताया होगा कि ये निरंतर चलता रहता है। इस गाड़ी में डीजल पड़ता है, जनरेटर में तेल पड़ता है, हम लोगों को खाना भी आपके घर खाना है, रहना भी आप। चुरा के भागने लगे, ये डंडा लेके इधर उधर घूम रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि लोग शमशान घाट में जाना पसंद नहीं करते। लोग अगर कोई खत्म हो जाए तो डर बना रहता है, उनके अंदर भय व्याप्त हो जाता है। लेकिन ऐसे महापुरुष हमारे आपके हमारे बीच से जा रहे हैं, जिनकी लोग अस्थियों को, जिनकी राख को लोग तरस रहे हैं, राख ले चुरा के भाग रहे हैं, तो ऐसा इनके अंदर क्या है। तो उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया कि मानवर साहब, अगर आप जो इस कारमा को यहाँ तक लाए हो तो मैं भी इसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। शादी करके घर तो बहुत सारे लोग बसाते हैं, जीवन जिंदगी तो अपना बहुत सारे लोग गुजारने का काम करते हैं, किसी का कोई नाम लेने वाला नहीं रह जाता है। तो मैं भी अपना जीवन आपकी तर्ज पर चल करके गुजारने का काम करूंगा, पूरा जीवन समाज के लिए न्यौछावर करने का काम करूंगा। ऐसा संकल्प इन्होंने लिया। शादी नहीं करी है, कोई धन संचय करने का काम नहीं कर रहे हैं। जो मानवर साहब ने नारा दिया था, 1 वोट और 1 नोट देने का काम करो, तो आपके 1 वोट और 1 नोट की वजह से ये गाड़ी चल रही है। हम लखनऊ से हैं, हमने देखा जब साहब इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो मेरा भी कोई बड़ा परिवार नहीं है, एक बिटिया है, हमारी वाइफ है, घर पे अकेली रहती है। लेकिन हमने कहा कि मैं सहयोग जरूर, जितना सहयोग बनेगा हमसे उतना सहयोग साहब हम आपका करने का काम करेंगे। मैं भी इनके कंधे से कंधा लगा करके इनका सहयोग करने का काम करता हूँ। चल के आ रहा है जो मानवर साहब की तर्ज पर बाबा साहब के मिशन को, बहन जी के कारमा को आगे बढ़ाने का काम करने की जो प्रतिज्ञा ले चुका है, तो आप सबसे हमारी भी अपील है कि आप लोग जो नशे पानी में पान पुड़िया खा करके इधर उधर थूकते रहते हो, ये थूक जैसे मानवर साहब कहा करते थे कि इसको मेरी झोली में डालने का काम करो। मैं तुम्हारा किसी देवता की तरीके से पुराना जन्म तो नहीं सुधारूंगा, लेकिन इस जन्म में आपके बच्चों के भविष्य को मैं उजागर, उसको बुलंदियों तक पहुंचाने का काम करूंगा। तो इसी कड़ी में मैं भी अनुरोध आप सबसे करना चाहूंगा कि आप भी साहब को कहीं से भी लाचार ना होने देना, कहीं से भी कमजोर ना होने देना। जो सहयोग आपसे बनाए, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 10 रुपए का, वो सहयोग आप लोग साहब का देने का काम करें। और मैं भाई विनीत बोध को आमंत्रित करूं, इससे पहले आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि बहन जी का एक आदेश रहता है कि एक फोटो भेजने का काम करो, कहाँ पे सभा हुई है, तो आप सभी लोग खड़े हो जाओ, एक साथ में आ जाओ। वैसे तो सभी लोग अपना दूर से सुने हो, लेकिन अब फोटो के साथ फोटो बनने जा रहा है, तो आप लोग नजदीक आ जाओ। आ जाओ बुढ़िया, इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ बुढ़िया। अब तो तुझको क्या दिक्कत है, लंगड़ी है क्या? आ जाओ। एक छोटा सा फोटो बनेगा जिसको बहन जी के कार्यालय में भेजना रहेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। मजा नहीं आ रहा है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मानवर साहब अमर रहे, मानवर साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि भाई इंजीनियर साहब विनीत कुमार बोध जी, वो आप सबके बीच में आए और अपनी बात रखते हुए आप सबको धन्यवाद देने का काम करें और सभा को